आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल बीडीएम मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 6 द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में। इस चैप्टर को भी हम लोग एज यूजुअल हमारे बाकी सारे चैप्टर्स के जैसे पूरे बेसिक्स के साथ जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब आप उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर करो तो सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। और आपका जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इसको लर्न कर लेंगे तो आप 70% क्वेश्चन आंसर सेल्फ कर पाएंगे। 30% के लिए आपको टीचर की रिक्वायरमेंट होगी इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। जैसे कि ये चैप्टर ट्रायंगल्स के नाम से है, तो सबसे पहले ये जानते हैं ट्रायंगल क्या होता है। देखिए, ट्रायंगल हम लोग सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं एक सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स और ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। कुछ भी लिख सकते हैं, मैं ये लिख रहा हूं ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। आप कोई भी 3 लाइन सेगमेंट्स लीजिए। लाइन सेगमेंट होता है पार्ट ऑफ लाइन। जैसे ये 1 2 3 मान लिया ये 3 लाइन सेगमेंट है, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन किया तो ये बन गया ट्रायंगल। इसका हम लोग कुछ भी नाम दे दें, ABC दे दें या PQR दे दें। मैंने PQR लिखा है। ये जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं जिनसे ट्रायंगल बनता है, इन्हीं को कहते हैं ट्रायंगल्स की साइड्स। ठीक है ना, यही ट्रायंगल्स की साइड्स है और यहाँ ट्रायंगल की 3 साइड्स है, 1 2 3। ठीक है, अब ट्रायंगल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। और मैं पार्ट्स का कह रहा हूँ, टाइप्स का नहीं। ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, एक तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स। A triangle has 6 parts. ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, डेट इज 3 sides and 3 angles. अब मैं आपको साइड्स और एंगल्स का नाम कैसे लिखा जा रहा है ये बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, साइड्स का नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके तीनों साइड्स का नाम लिखते हैं। साइड्स मैंने आपको बताया था, ये लाइन सेगमेंट्स इनसे ट्रायंगल बना है, इन्हीं को साइड कहते हैं। यहाँ पे 3 साइड्स है, 1 2 3। अभी मैं इस साइड को अलग से बनाऊं तो ये ऐसे बनेगी, P और Q। इस साइड को अलग से बनाऊं तो ये ऐसे बनेगी, P एंड R। और इस साइड को अलग से बनाओ तो ये ऐसे बनेगी, Q एंड R। ठीक है, अब तीनों साइड्स के नाम लिखने हैं आपको। सपोज इस साइड का नाम लिखना है। ठीक है, तो ये साइड कहाँ है, P से स्टार्ट होके Q पे एंड हो रही है या Q से स्टार्ट होके P पे एंड हो रही है। तो आप इसका नाम या तो PQ लिख सकते हो या QP लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख रहा हूँ PQ। होप आपको समझ में आ रहा होगा साइड्स के नाम कैसे लिखते हैं। इन द सेम वे ये जो साइड्स है इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, P से लेके R पे खत्म हो रही है, या तो PR या RP। PR में लिख रहा हूं। और इस साइड का नाम देखिए, Q से स्टार्ट हो रही है, R पे खत्म हो रही है। इधर देखा जाए तो R से स्टार्ट होके Q पे खत्म हो रही है, तो QR भी लिख सकता हूं, RQ भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये तो हो गए तीनों साइड्स के नाम। QR भी लिख सकते हो आप और RQ भी लिख सकते हो। अब एंगल्स का नाम। एंगल्स का नाम पहले मैं आपको लिखना सिखाता हूं। छोटा सा ही टॉपिक है। जैसे एंगल को आपको पता है, देर आर थ्री वेज टू नेम एन एंगल। किसी भी एंगल का नाम लिखने के 3 तरीके, 3 वेज है। एक तो है, ये बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को रियल में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि एंगल्स का नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, जिनको पता है वो इसको फॉरवर्ड कर सकता है इस वीडियो को। देर आर 3 वेज टू नेम एन एंगल। नंबर 1 विथ 3 कैपिटल लेटर्स। एक तरीका है विथ 3 कैपिटल लेटर्स, ये सारा मैं समझा दूंगा आपको।
और दूसरा तरीका है विथ वन कैपिटल लेटर। फिर तीसरा तरीका है विथ ए स्मॉल लेटर और ए नंबर। ये सब चीजें बारीकी से आनी चाहिए, यही क्रीम है। मैथ्स इन्हीं सब चीजों से होती है। अगर ये सब चीजें आपको लर्न होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको मैथ्स ऑटोमेटिक आएगी। आप बुक की जो एक्सरसाइज होते हैं उसके 70% क्वेश्चन आंसर आप सेल्फ कर लेंगे, 30% के लिए आपको टीचर के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको ये सब क्लियर नहीं, आप डायरेक्ट मैथ्स कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप मैथ्स को रट रहे हो, आपको मैथ्स डायरेक्टली समझ में नहीं आ पाएगी। ठीक है, अब विथ 3 कैपिटल लेटर्स ये एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। सपोज हम लोग एक एंगल बनाते हैं। एंगल क्या होता है, एक पॉइंट से जब दो नॉन कोलिनियर रेज या लाइन सेगमेंट अगर हम लोग निकाले तो एंगल बनाता है। ये एंगल है और हमें पता है ये जो पॉइंट होता है ये होता है वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। एंगल की वर्टेक्स होती है, इसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो दो चीजें होती है, रेज जो है या लाइन सेगमेंट होते हैं कभी यहाँ, तो इनको कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल की आर्म्स। ठीक है, वर्टेक्स ध्यान रखना है। और अब देखिए, सपोज ये एंगल यहां होता P, यहां होता Q और यहां होता R। इस एंगल का नाम कैसे लिखते हैं। एंगल का नाम लिखने की सबसे पहली शर्त यह है कि जो वर्टेक्स है हमेशा बीच में आनी चाहिए, वर्टेक्स मिडल में आनी चाहिए। अब मैं आपको 3 कैपिटल लेटर से इस एंगल का नाम लिख के बताता हूं। विथ 3 कैपिटल लेटर्स देखिए, वर्टेक्स बीच में आनी चाहिए और इस एंगल की वर्टेक्स है Q। अब 3 कैपिटल लेटर इसमें देखिए P Q R है। अगर आप इसको पहले लिख रहे हो एंगल PRQ, सपोज आप नहीं आ रहा PRQ लिख रहे हो, तो आप देखो R है, R तो वर्टेक्स नहीं है, वर्टेक्स है Q, तो ये तो रॉन्ग वे, इसका नाम PRQ हो ही नहीं सकता इस एंगल का। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिख रहे हो एंगल QPR, तो P देखो मैंने क्या बोला, वर्टेक्स बीच में आनी चाहिए। यहाँ बीच में आ रही P तो वर्टेक्स है ही नहीं, वर्टेक्स तो Q है, तो ये भी गलत तरीका हो गया। अभी इसका विथ 3 कैपिटल लेटर्स में क्या होगा कि आप ऐसे लिखो PQR, इससे देखो वर्टेक्स बीच में आ रही, इसका नाम आप PQR लिख सकते हो या RQP लिख सकते हो, RQP। इसमें देखिए वर्टेक्स बीच में आ रही। ये तो हुआ विथ 3 कैपिटल लेटर्स। अगर विथ 1 कैपिटल लेटर आपको नाम लिखना है तो जो वर्टेक्स है वो ही लिख दो, एंगल Q। अगर यहाँ T होता तो इसका नाम हो जाता है एंगल T। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, PQR लिख देते हैं, एंगल का साइन नहीं लगाते, वो भी गलत है। और एंगल का नाम कभी भी 2 लेटर्स में नहीं हो सकता, 2 लेटर्स में लाइन या लाइन सेगमेंट का नाम होता है, एंगल का नहीं होता। ठीक है, विथ 3 कैपिटल लेटर हो सकता है या विथ 1 कैपिटल लेटर हो सकता है, विथ ए स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में क्या है, कभी कभी अंदर आ जाता है स्मॉल r अंदर में, तो हम इसको स्मॉल एंगल स्मॉल r भी लिख सकते हैं, एंगल r भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कभी अंदर आ जाता है 1, तो इसका नाम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, मैं 2-3 आपको दे रहा हूं एंगल, इनकी प्रैक्टिस कीजिए नाम लिखने की। अगर आपका पहले से ही क्लियर था तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, इनका नाम लिखिए। होप आपको एंगल का नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा वीडियो को आप बैक ले जाइए, वापस से देख लीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंगल का नाम लिखना मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि रियल में बच्चों को एंगल्स का नाम लिखना काफ़ी बच्चों को नहीं आता है। अब एंगल्स का नाम लिखना सीख लिया, अब हम लोग इसके जो 3 एंगल्स हैं इनका नाम लिखेंगे। देखो 3 साइड्स का नाम लिख लिया हमने। अब एंगल्स, यहां एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं देखिए, ये वाला एक एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। अभी इस वाले एंगल को हम लोग देखो ऐसे लेंगे तो एंगल P Q और ये R, ये एक एंगल बना। ठीक है, और अभी ये वाला एंगल है तो इसके आर्म्स ये ऐसे बन रहा है P Q R, और ये वाला एंगल्स देखो ऐसे बन रहा है एंगल P R Q। अभी सपोज इस एंगल का नाम लिखना है
तो इस एंगल की वर्टेक्स कौन सी हुई, Q, ठीक है। तो ये आएगी बीच में, आप इसको लिख सकते हो एंगल PQR या एंगल RQP, क्योंकि देख लीजिए ये रहा, ये इस एंगल का इमेज मैंने यहाँ बनाया है, वर्टेक्स बीच में आनी चाहिए। अभी मैंने नाम लिखना सिखाया एंगल का, एंगल PQR या एंगल RQP। चलिए हम लोग लिख देते हैं एंगल PQR, ठीक है। एक इसका नाम हो गया, अब इसका नाम लिखना है तो एंगल QPR या RPQ, एज योर विश, एंगल QPR लिख दिया मैंने। फिर इसका नाम लिखना है तो एंगल PRQ लिख सकते हैं, इसकी वर्टेक्स R है, या QRP, आपका मर्जी है। मैं लिख रहा हूँ एंगल QRP, ठीक है। ये मैंने बताया है कि ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स के बारे में नहीं बताया। 6 पार्ट्स, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स भी होती है, जिसका प्लूरल वर्टिसेस होता है। जैसे ये एक वर्टेक्स है P, एक वर्टेक्स है Q और एक वर्टेक्स है R। जहाँ पे भी किसी भी पॉलीगॉन की 2 साइड मिलती है, उस कॉर्नर वाले पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल्स के टाइप्स के बारे में, ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल के 6 टाइप्स होते हैं, जिनको 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल which are divided on 2 bases, that is, which are divided on 2 bases, that is, on the basis of sides, on the basis of sides, and second on the basis of angles। दो साइड्स पे डिवाइड, 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 ट्रायंगल होते हैं। नंबर 1 इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब इनकी जो डेफिनेशन है वो साइड्स के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपको लर्न होनी चाहिए सारी चीजें। थर्ड है स्केलेन ट्रायंगल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ये हमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स मतलब साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के 3 टाइप्स हैं, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे भी 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 एक्यूट ट्रायंगल, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं या ओनली एक्यूट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। सेकेंड राइट ट्रायंगल। थर्ड ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, राइट ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, या आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये सब चीज़ें याद रहेगी तभी चैप्टर करने में आपको मज़ा आएगा। और मैं जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ ये आपने पूरा लर्न कर लिया। 70% चैप्टर आप सेल्फ कर सकते हैं, मैंने अभी पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। और 30% जो क्वेश्चन आंसर बचते हैं या चैप्टर का जो पार्ट बचता है उसके लिए आपको टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर के लिए जाते हैं
का मैथ्स क्लियर हो नहीं पाता है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे, जो मैंने लिखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारे की सारी साइड्स इक्वल होती है। जैसे सपोज ये ट्रायंगल है ABC, इसकी एक साइड 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 6 सेंटीमीटर है। ज़रूरी नहीं है 6 सेंटीमीटर हो सकता है ये साइड 4 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर हो, ये 4 सेंटीमीटर हो सकता है ये साइड 3 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो। कहने का मतलब ये है तीनों साइड इक्वल मेजरमेंट की होनी चाहिए। जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती है उसे बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। ए ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। जैसे सपोज ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, तो इसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल की दो साइड मेजरमेंट में इक्वल होती है, हो सकता है ये दो साइड इक्वल हो, वो अनइक्वल में आए, हो सकता है ये दो साइड इक्वल हो, वो अनइक्वल में आए, वो कोई मायने नहीं रखता, दो साइड का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। उसके बाद स्केलन। स्केलन ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हुज नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, और वुज ऑल थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वुज नो साइड्स आर इक्वल, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं हो उसे बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। सपोज ये साइड है 3 सेंटीमीटर की, ये साइड है 5 सेंटीमीटर की, और ये है 6 सेंटीमीटर की। देखिए तीनों की तीनों साइड डिफरेंट मेजर की है, तो ये स्केलन ट्रायंगल हुआ। इनको इसीलिए मैंने लिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, क्योंकि सारे डेफिनेशन इनके साइड्स पे डिपेंड करते हैं। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पढ़ लिया है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पढ़ने से पहले एक चीज़ नोट कर लेते हैं। नोट जनरल चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट को पता भी होगी। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल is always equal to 180 डिग्री। मतलब कहने का मतलब है कि जो ट्रायंगल के 3 एंगल्स हैं, इनका मेजरमेंट होता होगा कुछ ना कुछ, हमें सबको पता है कि एंगल का मेजरमेंट होता है जो कि डिग्री में होता है। सपोज ये एंगल है 50 डिग्री, और ये एंगल है 60 डिग्री, और ये एंगल है 70 डिग्री। अब तीनों का प्लस करो, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये आ रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 आता ही आता है। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल के मेजरमेंट का सम 180 आता है। ना 180 से 1 डिग्री कम हो सकता है, ना 180 से 1 डिग्री ज़्यादा होगा। ठीक है, पूरा तीनों के तीनों एंगल मिलाएंगे तो 180 होना ही चाहिए। अगर तीनों एंगल के मेजरमेंट को मिलाने से 180 नहीं हो रहा है तो वो ट्रायंगल बनेगा नहीं। ठीक है, और ये मैंने इसलिए सिखाया, ये अभी इसलिए बताया क्योंकि डेफिनेशन में इसका यूज होगा। ठीक है, अब जो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स पे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल्स के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में साइड्स तो हमने क्लियर कर चुके हैं, पूरा
कंप्लीट कर चुके हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में जो ट्रायंगल्स के टाइप्स है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें पहला ट्रायंगल मैंने आपको लिखाया था एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या है? ए ट्रायंगल हुज, देखो एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल हमने पढ़ा था जिसका मेजरमेंट 90 से कम हो, 0 से ग्रेटर हो, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री वाला तो 0 एंगल हो जाता है। तो एक्यूट ट्रायंगल ए ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स या हुज मेजरमेंट हुज मेजर ऑफ ऑल एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री, जिसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। ये एक्यूट एंगल का, एक्यूट ट्रायंगल का ही एक एग्जांपल है। देखिए इसका एक एंगल 60 डिग्री का है, एक 50 डिग्री का है और एक 70 डिग्री का है, जिसके सारे के सारे एंगल लेस देन 90 होते हैं। लेस देन 90 में अब देखो 0 तो नहीं हो सकता है, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट, जिसके सारे के सारे एंगल एक्यूट होते हैं, ठीक है, जिसके सारे के सारे एंगल एक्यूट होते हैं, उस ट्रायंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देख लीजिए इसका मेजरमेंट 60 है, 60 डिग्री एक्यूट होता है, एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है। ऐसे ट्रायंगल को हम एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बहुत यूज वाली चीज़ है। इसकी एक्सरसाइज जो 6.5 है वो पूरी की पूरी पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है, और पाइथागोरस थ्योरम राइट ट्रायंगल पे डिपेंड है, ठीक है। ए ट्रायंगल whose one angle is 90 डिग्री, whose one angle is equal to 90 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 का होता है। अभी कोई बोले भैया क्यों, राइट ट्रायंगल है, तीनों के तीनों 90 के करो, या एक्यूट था तीनों के तीनों 90 से कम किए, तो राइट ट्रायंगल के तीनों 90 के इक्वल होने चाहिए। नहीं हो सकते, क्योंकि अभी हमने यहाँ पढ़ा था ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर तीनों के तीनों हम 90 रखेंगे तो हो जाएगा 270 डिग्री, 180 से बहुत ज़्यादा हो गया, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आप दो भी बोलो कि 290 हो जाए तो 290 होंगे तो उनका भी सम हो जाएगा 180, तो तीसरा एंगल जो थर्ड एंगल बचा है वो क्या जीरो होगा? क्या जीरो हो ही नहीं सकता। जीरो होगा तो उसके आर्म्स ऐसे पूरी चिपक जाएगी, और आर्म चिपक जाएगी तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसीलिए मैंने इन तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये पहले लिखाया था, ठीक है। और इसमें हाइपोटेन्यूज वो अभी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, ठीक है। अब राइट ट्रायंगल के बाद आता है एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी ये है कि ए ट्रायंगल whose one angle is obtuse or one angle is more than 90 degree and less than 180. A triangle in which one angle is equal to, या one angle is obtuse angle, ओनली ऑब्ट्यूस लिखेंगे तो भी चलेगा, जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस हो, एक 90 से ज्यादा हो, ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बोलते हैं। ये देखिए ये एक एंगल 90 से ज्यादा है, इसका मेजरमेंट 100 डिग्री है, एक एंगल 90 से ज्यादा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अभी इसमें भी कोई बच्चा क्वेश्चन उठाएगा दो नहीं हो सकते क्या? देखिए आप दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड करेंगे, अगर किसी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूस हो जाएंगे, उनको ऐड करेंगे तो 180 से हमेशा ज़्यादा आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, सिर्फ एक एंगल ही ऑब्ट्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में दो चीज़ और काम आएगी, मैं इन ट्रायंगल्स की कुछ शर्तें भी लिखाऊंगा कि इनमें और क्या चीज़ें होती है, वो मैं लिखा दूंगा। पहले इस चैप्टर में जो दो चीज़ और काम आएगी वो एक है मीडियन और एक है अल्टीट्यूड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए, मीडियन को भी जो मैं लिखा रहा हूँ लर्न होना चाहिए, और अल्टीट्यूड का भी लर्न होना चाहिए कि क्या होती है अल्टीट्यूड। फिर पाइथागोरस थ्योरम समझाऊंगा, एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल समझाऊंगा, फिर ये भी बताऊंगा कि ट्रायंगल के साइड का सम क्या, मतलब क्या कंडीशन होता है, ठीक है। इससे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ऑनेस्टली अगर ये कितना खत्म हो गया, शायद एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4-5 में आपको दिक्कत हो सकता है, बाकी आप सारा सेल्फ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4-5 में और एक्सरसाइज
6.5 के लास्ट के 2 क्वेश्चन है 8 और 9, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी आप सारा सेल्फ कर सकते हैं और विदाउट टीचर की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए मैं क्या पढ़ाने वाला था अभी, मीडियन। मीडियन क्या होता है, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ठीक है, जाना चाहोगे? अब देखो मीडियन, मीडियन होता है ए ट्रायंगल, सॉरी, ए लाइन सेगमेंट विच जॉइंस a vertex of a triangle to the midpoint of its opposite side. क्या होता है मीडियन? देखिए, एक ट्रायंगल, ठीक है, जिस मतलब एक ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा लाइन सेगमेंट विच जॉइंस ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप देखिए, मैं इस ट्रायंगल का नाम लेता हूँ ABC, इसकी कोई भी एक वर्टेक्स ले लीजिए। ठीक है, ये वर्टेक्स ले ली। क्या बोल रहा है, एक लाइन सेगमेंट विच जॉइंस ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड। अब इस वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड है, ये रही ऑपोजिट, इस वर्टेक्स के सामने वाली साइड AC का मिड पॉइंट क्या होता है, एकदम बीच का पॉइंट। सपोज ये AC है, मान लिया ये 10 सेंटीमीटर की है। अब इसके एकदम बीच का पॉइंट जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इधर 5 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर आ रहा है सपोज, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट होगा, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। बहुत बच्चों को क्लियर नहीं होता है, मेरे को 0 से पढ़ाना है, मेरे को सारे बच्चों को देखना है, एवरेज, अबाव एवरेज और बिलो एवरेज, और जो भी मेहनत करेंगे सारे अबाव एवरेज आ जाएंगे। ठीक है, अब एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, अभी हमने वर्टेक्स B ली, अगर मान लिया इसका ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है M, अब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट है, ये मीडियन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीडियन तो हो गई BM या MB, आप चाहे जो दे सकते हो। अब ट्रायंगल की 3 मीडियंस होती है। सपोज आप कोई कह दे भैया हम ये वर्टेक्स क्यों ले, हम ये लें। ठीक है, तो देख लीजिए, इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये वर्टेक्स इस A के ऑपोजिट साइड है BC, इसका मिड पॉइंट हमने माना ये सपोज P है, तो ये AP हो जाएगी मीडियन। ठीक है, और ये जो CAB, इससे मीडियन जो ड्रॉ करेंगे तो वो AB के मिड पॉइंट पे मिलेगी। सपोज AB का मिड पॉइंट है N, ये CN, ये इसका मीडियन हो गया। ठीक है, अब मीडियन के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं अल्टीट्यूड और हाइट के बारे में। अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल। अल्टीट्यूड और हाइट ऑफ ट्रायंगल, देखिए अल्टीट्यूड क्या होती है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between a vertex of a triangle to its opposite sides, to या and its opposite side, और बेस। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल, ठीक है, पहले एक वर्ड आया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है मैं ये समझा रहा हूँ आपको। सपोज कोई लाइन सेगमेंट दिया, बोला आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब आप एक सीधी एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे जो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाए। अगर आप चाहते तो इस लाइन सेगमेंट को ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इधर दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करते हो
तो इधर देखो ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, ये भी परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर है कि आप एक लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट से सीधी ऐसी लाइन डालें जो दोनों तरफ लाइन या लाइन सेगमेंट डालें जो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है। अब हमारे अल्टीट्यूड और हाइट में देखिए क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स ऑपोजिट साइड। कोई भी ट्रायंगल की एक वर्टेक्स ले लो, सपोज ये वर्टेक्स है और इसकी जो ऑपोजिट साइड है ये रही ऑपोजिट साइड। अब इस पे आप इस वर्टेक्स से इस ऑपोजिट साइड पे कोई परपेंडिकुलर डालो, सपोज ये परपेंडिकुलर डाला हमने यहाँ, तो ये जो लाइन सेगमेंट है या ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डाला, ये जो डिस्टेंस है इससे हम लोग कहते हैं हाइट और अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड और हाइट, ये एम है जो अल्टीट्यूड है या हाइट भी कह सकते हैं। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो हाइट हम यूज कर रहे हैं वो हाइट जिस साइड पे है उसको बेस कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बेस दिया, ठीक है। अब जिस प्रकार 3 मीडियंस होती है ट्रायंगल की, उसी हिसाब से 3 अल्टीट्यूड भी होती है। आप चाहो तो यहाँ से ऑपोजिट जो सी की ऑपोजिट साइड है, सी के सामने वाली साइड ए बी, अगर इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है, तो ये हाइट है। अगर यहाँ से उस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी हाइट है। अब आप देखो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो तो अगर आपने ये बेस लिया है तो आपको ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, और ये बेस लिया है तो ये परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा या हाइट लेनी पड़ेगी, ये बेस लिया है तो ये हाइट लेनी पड़ेगी। चाहे कैसे भी इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन से आप एरिया निकालोगे ट्रायंगल का सेम आएगा, और तीनों की तीनों कंडीशन से एरिया निकालोगे सेम आएगा, क्योंकि एरिया तो ट्रायंगल तो इतना ही है, चाहे कैसे भी उसको मेजर करो मेजरमेंट सेम आने वाला है। तो ये तो हो गई हमारे अल्टीट्यूड और हाइट। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि वैसे मीडियन ट्रायंगल की तीनों अंदर होती है, हाइट भी ट्रायंगल की तीनों अंदर होती है, बट एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जिसका एक एंगल 90 से ज्यादा हो, ठीक है। सपोज एक एंगल ये 120 डिग्री, ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में क्या होता है, एक हाइट बार होती है, और ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्लास 10 में जाओगे जब थेल्स थ्योरम भी प्रूफ करोगे तो ये चीज क्लियर होएगी, तभी आपको थेल्स थ्योरम का पूरा प्रूफ समझ में आएगा, वरना उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाता है ये हाइट कैसे ली, एक ही ट्रायंगल की 2 हाइट लेते हैं। वो आपको पता चलेगा क्लास 10 में थेल्स थ्योरम जब प्रूफ करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, जैसे ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है, एक हाइट जो होती है इस बेस को बढ़ा के यहां से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये बार वाली डिस्टेंस लेते हैं। ये इस ट्रायंगल की हाइट ये है, सपोज इसका नाम है पी क्यू आर और इधर सपोज एम है, तो इस ट्रायंगल की एक हाइट है जो बार आएगी, पी एम मान लिया ये इसकी हाइट है, और अल्टीट्यूड कुछ भी ले सकते हैं। ये सिर्फ ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में होता है कि एक हाइट होती है जो बार होती है। क्यों, देखिए हाइट होती क्या है, अभी सपोज मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी हाइट लेनी है तो कैसे लेंगे, यहां से लेके जो बेस आंगन है उसकी डिस्टेंस, ना कि मेरी बॉडी की ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑब्ट्यूस एंगल बनता है यहां पे, तो ये ट्रायंगल ऐसे तिरछा बन जाता है। तो अब तिरछा बन रहा है तो इसकी हाइट ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लेंगे ना हाइट, कि भैया अभी मैंने दे दिया कि ये पेन है, बताओ इस लाइन सेगमेंट से कितना ऊंचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइट तो ये लेंगे। तो ये तिरछा बनता है तो इसकी हाइट तो हम लोग बेस से ये लेंगे। तो ये एक हाइट है ना, सिर्फ ऑब्ट्यूस ट्रायंगल में एक अल्टीट्यूड होती है जो बाहर होती है, ट्रायंगल के अंदर नहीं होती है। बाकी तीनों मीडियन और तीनों अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के अंदर ही होती है। अब देखिए, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ाने जा रहा हूं, इन्हीं के 2-3 पॉइंट्स है, ये आप ध्यान रखना। एक तो नॉर्थ, ये मैं चैप्टर के लास्ट में बता दूंगा पूरा ही। सबसे पहले अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से तो पूरी एक एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व होने वाली है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल,
पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल में क्या डिफरेंस है। अभी सपोज ये ट्रायंगल है, इसकी तीनों की तीनों, ये जो अंदर वाले एंगल है ये तो तीनों कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब ट्रायंगल की कोई भी एक साइड आप प्रोड्यूस करो, सपोज मैंने ये साइड प्रोड्यूस की, तो ये जो बाहर वाला एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल। और आपको एक बात बता देता हूँ, एक्सटीरियर एंगल की जो दोनों आर्म्स है, एक आर्म तो वो होनी चाहिए, एक आर्म वो होनी चाहिए जो बढ़ाई गई है, और दूसरी आर्म जो है ट्रायंगल की कोई दूसरी वाली साइड होनी चाहिए, वही एक्सटीरियर एंगल है। देखो सपोज मैंने ये भी साइड बढ़ाई, अभी देखो एक तो ये बढ़ाई गई एंगल है और ये कोई दूसरी साइड है, ये जो एंगल बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल है। अभी यहाँ एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल नहीं कह सकते, क्योंकि ये देखो ये हमने साइड बढ़ाई, ये तो इसमें जरूर है, लेकिन जो दूसरे वाली इसकी आर्म्स है, भैया एंगल की आर्म्स कौन सी होती है, ये एंगल बना, ये इसकी आर्म्स है। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि एक आर्म तो एक्सटीरियर एंगल की ये होनी चाहिए ट्रायंगल में कि वो जो साइड बढ़ाई गई, और दूसरी ट्रायंगल की कोई साइड होनी चाहिए। तो ये एक्सटीरियर एंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि एक आर्म तो इसकी बढ़ाई गई साइड है, लेकिन दूसरी वाली आर्म्स तो दूसरी बढ़ाई गई साइड है, ये नहीं होगा। एक बढ़ाई हुई साइड प्लस एक ट्रायंगल की खुद की आर्म्स होनी चाहिए, तब एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल नहीं है, ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि एक बढ़ाई हुई साइड है और ट्रायंगल की आर्म्स है। और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि इसमें ये बढ़ाई हुई साइड और ट्रायंगल की एक आर्म्स और आ रही है, एक साइड आ रही है, ठीक है। ये आप इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल समझ गए होंगे। अब नहीं समझे तो थोड़ा वीडियो वापस पीछे ले जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, according to exterior angle property of triangle, or according to this property, according to this property, if we produce a side of a triangle ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम लोग ट्रायंगल की कोई साइड प्रोड्यूस करें, सपोज ये साइड प्रोड्यूस कर दी, आगे बढ़ा दी, प्रोड्यूस करना मतलब आगे बढ़ाए, ठीक है। देन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड, मतलब जो भी एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, अभी मैंने समझाया था एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसके मेजर मतलब इसका जो मेजर है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल का जो मेजर है, ठीक है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म इज इक्वल टू सम ऑफ टू इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब क्या है कि जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इसका मेजरमेंट इसके जो सामने वाले दो एंगल हैं अंदर वाले, इनके सम के बराबर होगा। इस एंगल का मेजर इसके सामने वाले, देखो इंटीरियर में तो एक साइड में और है इंटीरियर, लेकिन ये नहीं लेना है, इसके जो सामने दो इंटीरियर है इनके सम के बराबर होगा। जैसे सपोज ये एंगल 50 डिग्री का है और ये एंगल 70 डिग्री का है, तो दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 110, ये एंगल 110 डिग्री का होगा। अब देखो कोई ऐसा क्वेश्चन भी दे दे सिंपल सा कि ये ट्रायंगल की साइड प्रोड्यूस की गई है, इधर x है और इधर 60 डिग्री है और इधर 60 डिग्री है, बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इसका मेजरमेंट इन दोनों के सम के इक्वल होता है, अंदर वाले दोनों अपोजिट के सम के इक्वल होता है, इनका सम हो रहा है 120, तो x इक्वल टू 120 होगा। इस इतनी सी चीज से एक एक्सरसाइज हो जाएगी। सोचो मैथ्स कितनी आसान है, एक एक्सरसाइज पूरी इतनी सी चीज से ही होगी, ठीक है। अब कभी कभी ऐसे भी दे दिया जाता है, आपको पहले एक्सटीरियर एंगल दे दिया और इधर एक इंटीरियर एंगल दे दिया 50 डिग्री और बोला ये x है, बताओ कितना होगा। तो हमें पता है इन दोनों को ऐड करने से ही आना चाहिए, तो हम आप सीधा लिख लो x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। अब x का x ही प्लस 50 उधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा, तो ये 70 डिग्री, इसका मतलब x 70 डिग्री है। और अब देखो 70 और 50 को ऐड करने से 120 भी आ रहा है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में आ गई होगी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक राइट ट्रायंगल में लगती है। देखिए पहले पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, फिर मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, according to Pythagoras theorem, square in a right triangle, square of hypotenuse is always equal to sum of square of other two sides। देखिए हमें पता है राइट एंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री की जो ऑपोजिट वाली साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। बाकी दो साइड के भी नाम है, परपेंडिकुलर और बेस। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगी। आपकी मर्जी। आपने अगर इसको 10th में तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो थीटा वीटा के अकॉर्डिंग डिपेंड हो जाता है कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें आपको मर्जी है। आप अगर इसको बेस लेते हो इसको परपेंडिकुलर ले लो, अगर इसको बेस ले रहे हो तो इसको परपेंडिकुलर ले लो, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट ट्रायंगल, ये रहा राइट ट्रायंगल, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे देते PQR, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। मतलब जो हाइपोटेन्यूज है, ये ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना। हाइपोटेन्यूज है, ये क्या है हाइपोटेन्यूज, PR। इसका नाम PR है। मैंने ट्रायंगल का नाम लिखना, ट्रायंगल की साइड्स का नाम लिखना बताया। यहाँ हाइपोटेन्यूज है PR, तो PR का स्क्वायर देखो, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज हमने क्या बोला, 90 डिग्री की जो ऑपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज है PR का स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज, यहां मैं लिखना भूल गया, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर, अदर टू साइड कौन सी रही है, देखो हाइपोटेन्यूज PR ले ली, अदर टू साइड रही है PQ और QR, ठीक है। इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के, ये लो अदर टू साइड का स्क्वायर कर दिया, के सम के बराबर होगा। अब इसका सम कर दो, ये जो आएगा ना वो इसके बराबर होगा, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब मैं आपको एक बना के बता देता हूँ मेजरमेंट लेके। जैसे सपोज ये ABC एक ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज है 13 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है, ये BC 12 सेंटीमीटर है। अभी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज SC है तो SC का स्क्वायर मीन्स 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 13 30 169 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। अब अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, अदर टू साइड रही है AB और BC। देखो AB का स्क्वायर हो गया अपने 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और BC का स्क्वायर हो गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 जा 144। अब इन दोनों का सम करो, देखो इनको प्लस करने से क्या आ रहा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस करके देख लो। तो अगर कोई राइट ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा ही होगा। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169 आया है और अदर दोनों साइड का स्क्वायर किया और उनको प्लस किया तो 169 आएगा ही आएगा। अगर ऐसा नहीं आता है तो वो राइट ट्रायंगल नहीं है। और यही पाइथागोरस थ्योरम कह रही है, और पूरी पाइथागोरस थ्योरम पे एक्सरसाइज 6.5 डिपेंड है, पूरी पाइथागोरस थ्योरम पे ही है। यह आपको समझनी जरूरी है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखा रहा हूं आपको, जिससे पूरी एक्सरसाइज 6.4 भी होगी, और एक दो जनरल चीजें बता रहा हूं जो शायद नहीं आए चैप्टर में काम, लेकिन जनरल चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए नॉलेज के लिए। अब नोट,
जैसे कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने पढ़ा जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड के साथ साथ तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल measure of all angles of a triangle measure of all angles is equal to 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या होते हैं, सारे एंगल्स है ना 60 डिग्री के होते हैं, बराबर होते हैं 60 और हर इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल होता है, कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आपको एक चीज बता देता हूं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मीडियन एंड हाइट और अल्टीट्यूड कुछ भी कह सकते हैं आर ऑलवेज सेम। मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होगी, जैसे सपोज यहाँ से हमने अल्टीट्यूड या हाइट ड्रॉ की, एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे डाला गया परपेंडिकुलर, और जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही अल्टीट्यूड होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है, ये अगर अल्टीट्यूड है तो यही मीडियन होगी, ये इस साइड के मिड पॉइंट पे ही मिलेगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों मीडियन और तीनों अल्टीट्यूड सेम चीज होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, जो दो साइड इक्वल होती है, सपोज ये और ये साइड इक्वल है, इनके बीच से अगर हम लोग कोई अल्टीट्यूड ले रहे हैं तो वो अल्टीट्यूड मीडियन ही होगी, सिर्फ इन दो इक्वल साइड के बीच से। अगर यहां से ले रहे हैं तो वो जरूरी नहीं कि अल्टीट्यूड मीडियन होगी, यहां से भी ले रहे हैं तो अल्टीट्यूड मीडियन होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जो अल्टीट्यूड और मीडियन होती है वो सेम होती है। इसका प्रूफ है क्लास 9 में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से वो प्रूफ हो जाता है, लेकिन अभी हमने को बस ये जनरली बताया है और ये आपके साथ चैप्टर में काम भी नहीं आ रहा है। थर्ड और 4 पॉइंट बता रहा हूं, इससे पूरी एक्सरसाइज 6.4 पूरी होगी थर्ड और 4 पॉइंट से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल sum of two sides of a triangle is always sum of यहां पे ये लगा देते हैं, sum of any two sides of a triangle is always equal to is always greater than third side। मतलब क्या है, कोई ट्रायंगल है सपोज, ठीक है, ए बी सी। अभी मान लिया ये जो साइड है और ये साइड है, इन दोनों के मेजरमेंट को मैं प्लस करूंगा, जैसे ए बी और बी सी को मैं प्लस करूंगा तो हमेशा ये थर्ड साइड से ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये ग्रेटर देन का साइन है और मैं मेजरमेंट लेके भी बताऊंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर मान लिया मैंने ये दो साइड नहीं ली बल्कि ये दो साइड ले ली, पहले BC और AC, मतलब BC का जो मेजरमेंट है और AC का मेजरमेंट है, इनको मैं हमेशा प्लस करूंगा तो जो AB का मेजरमेंट है इससे ग्रेटर ही आएगा। BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB। मैथ्स में ग्रेटर देन ऐसे लिखते हैं और लेस देन ऐसे लिखते हैं, तो ये कि भैया अगर BC और AC को प्लस करूंगा AB से हमेशा ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। अब मान लिया ये दो साइड भी नहीं ली, मैंने ये ले ली AB और AC, AB प्लस AC लिया, ये रही AB और ये रही AC, इन दोनों साइड का सम BC से बड़ा ही आएगा। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं इस साइन से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको जो बोल रहा है वही लिख रहा हूँ। देखो जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ कि भैया दो साइड का सम इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन के जगह मैं मैथ्स का ये साइन लगा रहा हूँ क्योंकि ये ग्रेटर देन का साइन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये ग्रेटर देन का साइन है। इनइक्वलिटीज ये शायद यहाँ फर्स्ट टाइम ही आ रही है अपने मैथ्स में, क्लास 7 में। इनइक्वलिटीज कहते हैं इनको, जैसे ये इक्वल का साइन होता है x = 5, इनको इक्वेशन कहते हैं, और जब ये ऐसे ग्रेटर देन 5 या x इज लेस देन 5, ये इनइक्वलिटीज होती है।
ये फर्स्ट टाइम आ रही है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सेम यही बात लिख रहा हूँ कि कोई भी दो साइड के मेजरमेंट का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है, ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। अब देखो सपोज मैंने ये साइड ली 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, 3 साइडें ले ली तीनों। अब देखिए ए बी का मेजरमेंट, ए बी देखो कितनी है 3 प्लस बी सी का मेजरमेंट कितना है 4, 3 प्लस 4 सेंटीमीटर कितना आ रहा है 7 सेंटीमीटर। तो एसी से बड़ा है ना, इज ग्रेटर देन एसी, एसी तो 5 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। कोई भी दो साइड के मेजरमेंट को प्लस करेंगे थर्ड साइड से बड़ा आएगा। यहाँ देखो बीसी प्लस एसी, बीसी कितना है 4 सेंटीमीटर, एसी कितना है 5 सेंटीमीटर, बीसी और एसी को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9 सेंटीमीटर आएगा। 9 सेंटीमीटर, ये देखो ये बीसी ये एसी दोनों साइड को प्लस किया, थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है ना, ठीक है। यही चीज़ है, इज ग्रेटर देन ए बी है 3 सेंटीमीटर। अब आप लो ए बी एंड ए सी, ए बी देखो ये रहा, ए बी 3 सेंटीमीटर है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, लगाओ 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर प्लस करो कितना आ रहा है 8 सेंटीमीटर आ रहा है, इज ग्रेटर देन बी सी, बी सी कितना है 4 है, देख लो 4 से ग्रेटर है। आपको यही ध्यान रखना है कि दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। अब एक और पॉइंट है, पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। एक पॉइंट और है, अब वो मैंने इरेज कर दिया, कितने पॉइंट हुए थे, शायद 3 हुए थे, ठीक है। ये 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट में ये बोला गया है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, नहीं थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मेजर ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मेजर ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल is always less than sum of measure of other two sides and greater than difference of measure एक ही क्वेश्चन है, इससे एक ही क्वेश्चन होने वाला है, मतलब एक ही क्वेश्चन दिया हुआ बुक में जो इससे रिलेटेड है और एक एग्जांपल दिया हुआ है। एंड ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ अदर टू साइड्स। देखिए इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल है, सपोज ये ए बी सी, मैंने ये लिया कि ये 5 सेंटीमीटर का, ये 12 सेंटीमीटर का, ये 13 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कोई भी एक साइड का मेजर ऑफ थर्ड साइड ले लो या मेजर ऑफ वन साइड ले लो, कोई भी एक साइड का मेजर, मान लिया ये बी सी है, बी सी का मेजर है 13 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा जो एक साइड हमने बी सी ली, अब अदर टू साइड कौन सी बची, ये ए बी और ए सी, जो थर्ड साइड का मेजर है वो अदर टू साइड के सम से, देखो सम से लेस होगा। मेजर ऑफ थर्ड साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन सम ऑफ मेजर ऑफ अदर टू साइड। अदर टू साइड ये 12 और 15 है, 12 और 5 है, इनका हम सम कर रहे हैं 17। तो देखो 17 से ये लेस है 13 सेंटीमीटर, और इनके डिफरेंस से हमेशा बड़ा होगा। अब इनका डिफरेंस ले लो, 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से बड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है ट्रायंगल की कोई भी एक साइड अदर टू साइड के सम से बड़ी होती है और डिफरेंस से लेस होती है, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी मान लिया थर्ड साइड दी नहीं है और आपको पूछा ये थर्ड साइड क्या हो सकती है, तो आप पहले इसका निकालो सम, बाकी दोनों साइड का सम आ रहा है 17। अब दोनों साइड का डिफरेंस निकालो, कितना आ रहा है 7, सम आ रहा है 17 और डिफरेंस आ रहा है 7। अब जो थर्ड साइड है ना वो हमेशा सम से छोटी होगी, सम 17 है और डिफरेंस से बड़ी होगी, मतलब डिफरेंस 7 है, 7 से बड़ी 8, 9, ये मतलब ये थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर हो सकती है, 9 सेंटीमीटर हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, 16 हो सकती है, 17 नहीं हो सकती। क्योंकि क्या बोल रहा है
कि किसी भी थर्ड साइड का सम दो साइड के सम से छोटा होगा। किसी भी थर्ड साइड का मेजर दो साइड के सम से, बाकी जो दो दी गई साइड है इसके सम से तो छोटा होगा, मतलब दो साइड का सम आया है 17, इससे छोटा है, ठीक है, और जो डिफरेंस आ रही है उससे बड़ी होगी। कोई भी ट्रायंगल की जो एक साइड है अदर टू साइड के मेजरमेंट के प्लस से, जो सम करने से जो आंसर आ रहा है उससे छोटी होगी, और उन दोनों साइड को माइनस करने पे जो आंसर आ रहा है उससे बड़ी होगी, ठीक है। अभी एक ट्रायंगल और ले लेते हैं, सपोज ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, कुछ अलग ले लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है और ये है अपने 7 सेंटीमीटर। तो अब ये थर्ड वाली जो साइड है ना, इन दोनों का सम निकालो, बाकी दो साइड का 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस मतलब माइनस करके अंतर कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये जो थर्ड वाली साइड है इस डिफरेंस से 1 से बड़ी होगी और इनके सम 13 से छोटी होगी, मतलब 13 और 1 के बीच वो कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर हो सकती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये थर्ड वाली साइड 2 सेंटीमीटर से लेके 12 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ट्रायंगल, बस ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।